यस सर। ओके, तो हमने कल पढ़ा था कि लाइसेंसिंग जो है सिंगल यूजर को दिया जा सकता है, मल्टीपल यूजर को दिया जा सकता है, हम्म। इंस्टीट्यूशन हम्म। को दिया जा सकता है, फिक्स टर्म के लिए दिया जा सकता है, हाँ। इनडेफिनेट पीरियड के लिए दिया जा सकता है, और नेटवर्क बेसिस पे दिया जा सकता है। ठीक है, ओके। हाँ। अब ये आ गया कि अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ एंड हाउ टू मैनेज सॉफ्टवेयर अपडेट। आप जो भी सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे ना, जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर चेंजेस आती हैं, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसको हमने क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। चाहती हैं। ये कुछ मेथड है, कुछ हम्म। पैच एक मेथड है, ऑटोमेटिक हो जाता है, और अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, और कंपैटिबिलिटी इश्यूज। ठीक है, ठीक। ओके, इसको जरा गो थ्रू करें पहले कि पैच क्या होता है। A patch is a software update that is released to fix a specific issue or vulnerabilities in a, in an existing software version. Patches are typically smaller in size, targeting a specific bug, security vulnerability, or performance issue. They aim at improving the stability, security, and functionality of the software without introducing major changes into its feature. To manage software patches, user needs to be regularly up checked for the software uh, window and apply the patches as recommended. This can improve downloading and installing patches manually or using automatic update mechanism provided by the software. क्या समझ में आया आपको? So patches are basically एक टाइप का अपडेट होता है, लेकिन वो पूरा वर्जन का अपडेट नहीं होता, वो बस स्पेसिफिक चंद पॉइंट्स को अपडेट करता है। मतलब, हाँ, और वो अपडेशन मतलब वो सिक्योरिटी में भी हो सकता किसी किसी बग को, कोई एक बग होगा, उसको बेसिकली मैनेज करने के लिए है। हाँ। कोई एक बग होगा, हम्म। उसको मैनेज करने के लिए पैच होता है। ठीक है, पूरे प्रोग्राम के लिए नहीं होगा, ये इसका पर्पज है। ठीक है, हाँ। ये क्लियर है आपको? यस सर। नाउ सी ऑटोमेटिक फर्स्ट, इसको गो थ्रू करें। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप गो थ्रू कर रही, आर यू गोइंग थ्रू? आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, ऑटोमेटिक को गो थ्रू करें, डिस्कनेक्ट हो जाए। automatic software update refers to the process of installing a software, updating it automatically without requirement of intervention. With automatic update enables the software periodically checks up for updates and downloads and install them in the background. This enhances the users having the latest bug fix, security patches, and enhancement without having manually interact with the update process. ठीक है, आगे मैनेजिंग ऑटोमेटिक। सर क्वेश्चन ये जो ऑटोमेटिक में जब अपडेट आते हैं, हम लोग से पूछ के लोग अपडेट लेते हैं या ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है? ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि वो जब भी आप सॉफ्टवेयर चलाएंगी, या जैसे एंटीवायरस होता है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा हो, हम्म। बस हमें नजर आता है कि ऑटोमेटिकली खुद ओके। का खुद अपडेट है। इसका ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि हमें खुद से इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। ठीक है,
हमें मैसेजेस आता है, मैसेजेस भी आ जाते हैं। ये पढ़ लें आप। Managing automatic update involve enabling or disability हाँ, डिसेबलिंग। disability and automatic update feature the software settings and configuring preference such as frequency of update, checks, installation option, and notification preference. Is important to ensure that automatic updates are enabled to criteria critical software to maintain security and stability. क्या समझ आया? Hmm. क्या समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? Sorry, sir, I understand, but I don't know how to say it. नो, It's ओके simple. नो, बेसिकली इट्स इजी कि ये जो भी सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया हुआ है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। जो भी नए फीचर होते हैं उसमें अगर कोई बग है उसको फिक्स कर देगा। Hmm. ठीक है, और कोई Hmm. पैच सिक्योरिटी पैचेस है उसको मैनेज कर देगा। एनहांसमेंट विदाउट हैविंग टू मैनुअली इनिशिएट द अपडेट प्रोसेस। ठीक है, बस यही आप ऑटोमेटिक Mm-hmm. का मतलब है कि जो भी प्रॉब्लम है वो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसको रिजॉल्व कर देगा। फिर है अपग्रेड। नाउ सी अपग्रेड। Upgrade software upgrade involves the installation of the new version or release of the software application. Unlike the patches, upgraded introduce significant changes such as new features, improvement functionalities, and sometimes registered user interface. Upgrade may also address bugs and security issues, updating in a previous version. आपको क्या समझ में आया इसमें अपग्रेड का? जैसे मोबाइल के अंदर होता है ओएस, वो Hmm. अपग्रेड अपग्रेड होता रहता है, Hmm. यानी नया वर्जन भी आ जाता है। जैसे पहले विंडो Hmm. 10 थी, जैसे पहले विंडो 10 थी, अब विंडो 11 आ गई। ये अपग्रेड है। ठीक है, अपग्रेड, आपने अपग्रेड कर दिया, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया। लिखा है इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू वर्जन, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू वर्जन। New version. तो अब आपने अपने सॉफ्टवेयर को, पहले आप विंडो 10 यूज कर रही थी, अब आपने इसको क्या कहते हैं, विंडो 11 यूज कर, विंडो 10 हट जाएगी। ठीक है, अपडेट में और अपग्रेड में फर्क है। अपडेट एग्जिस्टिंग को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्जन को अपडेट कर रहा हूँ, Hmm. चेंजेस ला। और अपग्रेड का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर पहले वाला हट जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल, विंडो 10 की जगह विंडो 11 आ गया, या ऑफिस 2021 की जगह आपने ऑफिस 2022 या 23 इंस्टॉल कर लिया, या ऑफिस 360 इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, Mm-hmm. ओके। अब इसको गो थ्रू कर लें, पहले ये वाला पैरा, मैनेजिंग वाला, यहाँ से यहाँ से अच्छा यहाँ पर Major software updates typically involve assisting the new version compatibility with existing system, backing up important data, and performing the upgrade process according to the vendor's instructions. Users may need to obtain a new license to pay for the upgraded version depending on the software license model.
सर यहाँ वेंडर्स का मतलब क्या है? वेंडर कहते हैं सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को, जिससे आप परचेज करते हैं। ठीक है, सर अगर मैं वेंडर कहना चाहूँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट को एज अ वेंडर समझ सकती हूँ। बिल्कुल। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट से वो लिया हुआ ऑफिस का वर्जन या विंडोज का वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट इज वेंडर। जिसने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया होता है ना, या जो आपको सर्विस दे हम्म। रहा है, वो वेंडर होता है। यानी इसको सप्लायर समझ लिया, आसान लफ्जों में क्या है, सप्लायर। ठीक है। ओके। अब कंपैटिबिलिटी इशू देख रहे हैं। Compatibility issues. Issues arises when software upgrades or updates. Sir, upgrades और updates में फर्क क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, अपडेट जो होता है ना, वो एग्जिस्टिंग वर्जन को अपडेट करता है, हाँ, उसमें उसमें चेंजेस अप्लाई करेंगे। ठीक अपग्रेड का है। मतलब होगा कि आपका सॉफ्टवेयर ही चेंज हो जाएगा, यानी वर्जन। अगर मैंने आपको एग्जांपल दी ना, अभी आपके लैपटॉप में हम्म। कौन सी विंडो है, विंडो 10 है, विंडो 11 है? विंडो 11 है। उससे पहले आप विंडो 10 यूज कर रही थी, हाँ सर। 1 साल पहले या 2 साल पहले? हम्म। तो बस, तो इसका मतलब पहले आप विंडो 10 यूज कर रही थी, अब आपने उसको अपग्रेड करके विंडो 11 कर दी, मतलब वो खत्म हो गया, पुराना वर्जन खत्म हो गया। समझ आई? और अपडेट का मतलब होता है ओके। कि जब तक आप वो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, उसके अंदर चेंजेस अप्लाई होती रहेंगी, यानी जिससे आपने परचेज किया वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। जैसे लाइसेंस लिया हुआ है, तो एंटीवायरस का लाइसेंस लिया हुआ है, तो जितने भी न्यू वायरसेस हैं वो आपको भेजते रहेंगे, अभी ये नए वायरस है, एंटीवायरस को किल करेगा। सर मैं ये कह सकती हूँ, ये फॉर एग्जांपल है इंग्लिश की किताब, लेकिन ये नया वर्जन है ऑफ इंग्लिश की किताब, ये अपग्रेड है। हाँ मतलब अपडेट ये जैसे, है कि हमने इंग्लिश की किताब में नया नया और चैप्टर ऐड कर दिया, हम लोग बस, उसको अपडेट किया गया। जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा कि इंग्लिश का सिलेबस चेंज हो गया तो वो अपग्रेड है ना? और अगर उसी इंग्लिश की बुक में कोई नया फीचर ऐड कर दिया, कोई चैप्टर ऐड कर दिया, तो वो अपडेट है। बिल्कुल ठीक। सॉफ्टवेयर में भी ऐसे होगा। अच्छा। are not okay are not fully compatible with the user's existing hardware or other software compatible. This can result in functionality problems, software clashing, or conflict between different software applications. कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि, एक मिनट, देखिए, जैसे उन्होंने लिखा ना कि आपने अपडेट कर दिया Hmm. या अपग्रेड कर दिया, तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना, Hmm. वो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर पे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको हार्डवेयर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। Hmm. तो समटाइम ये होता है कि जैसे विंडो 11 के लिए रिकमेंडेड होगा भाई ये कोर आई 3 पे नहीं चलेगा, वैसे चलता है लेकिन हम क्या अज्यूम करते हैं कि नहीं चलेगा, आपको विंडो आई विंडो सॉरी कोर आई 5 परचेज करना पड़ेगा, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो ये होता है कंपैटिबिलिटी कि आपका सॉफ्टवेयर या तो अपडेट हुआ, उसकी वजह से हार्डवेयर उसके लिए इनकम्पैटिबल होगा, या आपने वर्जन चेंज किया तो आपसे बोलेगा भी मिनिमम इतनी रैम होनी चाहिए। आप पहले 4 GB यूज़ कर रही थी, अब आपको 8 GB या 12 GB यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्रैश और ये इश्यूज आ जाएंगे, Hmm. सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ये हो जाएगा। ठीक, समझ आ गई? Yes, sir. अब ये जरा पहला देखें यहाँ से। To manage compatibility issues, it is essential to review the system requirement and to release notes provided by the software vendor before installing, updating, or upgrade. Testing the compatibility of the software in a controlled environment or
Consulting with a software vendor support team can help you identify and resolve compatibility issues. In some cases, user may need to update device, installing additional software and components, or seeking alternative solution to address the compatibility changes. सर ठीक क्या है। इसका ये हाँ मतलब है कि पूरा सिस्टम को चेंज करना है? हाँ, यानी कंपैटिबिलिटी इशू आएगा ना, तो आपको अपना हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने विंडो 11 चलाना है। विंडो 10 जिस हार्डवेयर पे चल रही थी ना, वो तो ठीक थी। अब आपको विंडो 11 हम्म, चाहिए, तो हार्डवेयर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। इट हैपन्स। ठीक है, हार्डवेयर भी आउटडेटेड हो जाएगा, तो नया सॉफ्टवेयर पुराने हार्डवेयर पे नहीं चलेगा। समझ आएगी बात? हम्म। अब आप ये देख रहे हैं। Overall, managing software update involves installing version about availability of the purchase, confronting automatic update where the approach, el- evaluating and performing upgrade as a necessary, and addressing compatibility issues to ensure the smooth and secure function functions of the software application. ठीक है, क्या समझ में आया आपको? तो क्या समझ में आया? सर इतना समझ आया कि अगर कोई इशू आया तो उसको रिजॉल्व कैसे कर रहा है? वो ये कह रहे हैं कि मैं ओवरऑल मैनेजिंग सॉफ्टवेयर अपडेट इन्वॉल्व स्टेइंग विजिलेंट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ पैचेस। इन्हें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पैचेस आ रहे हैं, और पैचेस आपके बग्स को कैसे रिमूव कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के। कॉन्फ़िगरिंग ऑटोमेटिक अपडेट वेयर एप्रोप्रिएट, evaluating and performing upgrade as necessary। तो ये चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। हम्म, तो ये सब यानी आपको बताना चाह रहे हैं कि अपडेट करने से बेसिकली आपके बग्स भी रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, और परफॉर्मेंस भी बेटर हो रही है सॉफ्टवेयर की, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, और स्मूथ रनिंग हो रही है, ऑपरेशन भी स्मूथली परफॉर्म हो रहा है। फंक्शनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये सारे फीचर आपको अवेल हो रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ अपडेट। गॉट दैट? हम्म। 1 सेकेंड। ओके, अब है बी एबल टू सेलेक्ट सॉफ्टवेयर टू मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइज। यानी हमें उन क्राइटेरिया को देखना है जिसकी बेसिस पे हम बीइंग इंडिविजुअल या कंपनी जो सॉफ्टवेयर चूज कैसे करें टू सिलेक्ट द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये पॉइंट डिस्कस करें। सबसे पहले क्या है, व्हेन सेलेक्टिंग सॉफ्टवेयर to meet the needs and requirement of individual and organize several factors should be considered। यानी वो कौन से फैक्टर है जिसकी बेसिस पे आप किसी सॉफ्टवेयर को चूज करें। तो ये 1 2 3 4 दिया, तो पहले आप इसको गो थ्रू कर लें 1 को। Determine the specific features and uh, functions required to fulfill the intended purpose of the software, making it essential features and prioritizing them based on their importance to the organization or the individual. ओके, तो फंक्शनैलिटी का मतलब ये होता है ना कि जो फंक्शंस आपको रिक्वायर्ड है किसी भी सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारे फुलफिल होने चाहिए, तभी आप उस सॉफ्टवेयर को चूज करेंगे। जैसे मेक अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल फीचर, यानी आप जो सॉफ्टवेयर चूज करने जा रहे हैं उसकी सारी फीचर आप लिस्ट कर लें।
ठीक है, और उसको उन फीचर को प्रायोरिटाइज करें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए या बीइंग इंडिविजुअल। ठीक है, अब आप ये वाला देखें टू का, दिस वन, Compatibility, कंपैटिबिलिटी। ensuring that the soft compatibility, ensuring that the software is compatible with the existing hardware, operating system, and other software application using in the environment. Consider factors uh, such as system requirement, integration, and capabilities, and interoperability with the other tools or system. क्या समझ में आया कंपैटिबिलिटी से? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कंपैटिबिलिटी इंश्योर करता है जो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है वो अडेप्टेबल है टू द न्यू एनवायरनमेंट। यस यू आर राइट, कंपैटिबल का मतलब है कि सॉफ्टवेयर जो है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों वर्क टुगेदर कर रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं आ रहा उनके अंदर, यानी स्पीड का इशू नहीं है, परफॉर्मेंस का इशू नहीं है। अब आप ये स्केलेबिलिटी देखें, Scalability. Consider whether the software can scale and accommodate future growth or changes in the organization, evaluating its ability to handle increased data volume uses and and workload demands. ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है जैसे यहाँ लिखा है, कंसीडर वेदर द सॉफ्टवेयर कैन स्केल एंड अकोमोडेट फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि फ्यूचर में ग्रोथ आ रही है तो क्या उसको ये अडॉप्ट कर लेगा उनके नए फीचर वगैरह। तो अगर आप अपडेट कर रहे हैं, अपडेशन के थ्रू ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। और चेंजेस इन द ऑर्गेनाइज, चेंजेस ऑर्गेनाइज अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया, उसके हिसाब से ये उसको सॉफ्टवेयर को एनहांस किया जा सकता है। evaluate its ability to handle increasing data volume, users and workload demand। तो बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर के अंदर यानी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हैंडल कर ले, यानी ऐसा ना हो कि वो 100 यूजर को हैंडल कर सके, 101 को हैंडल ना कर सके। मतलब इट शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी। अब यूजर Mhm. इंक्रीज हो रहे हैं तो वॉल्यूम का मतलब डेटा भी इंक्रीज हो रहा है, स्टोरेज चाहिए। तो ठीक है, इसका मतलब आपका वो जो सिस्टम है हार्डवेयर वाइज सॉफ्टवेयर वाइज इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि अगर वर्कलोड इंक्रीज हो तो उसको भी मैनेज करना है। स्केलेबिलिटी का ये मतलब, ठीक है। अब ये देखो Yes, यूजर sir. एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस। User experience access the software user interface UI erase of the user and individualities user friendly software minimizing the learning curve curve and increasing the productivity. Consider the preference and skill of the intellected user and their abilities to adapt the software quickly. ये पता है क्या है? ये इंटेंडेड यूजर, इंटेंडेड क्या है? इंटेंडेड, इंटेंडेड कहते हैं And कंसर्न को, the कंसर्न पर्सन को ना। अब कह रहे हैं कि यूजर Hmm. एक्सपीरियंस असेस द सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस, यानी आप देखेंगे सॉफ्टवेयर। आपको पता है विंडो 8 आपने देखी थी? विंडो 8, सर पता नहीं याद है या नहीं हाँ याद है एक सर मुझे हाँ जितना मुझे याद है मैंने मुझे विंडोज 7 याद है। हाँ विंडो 7, विंडो 7 के बाद ना विंडो 8 आई। विंडो 8 को लोगों ने पसंद नहीं किया, उसका इंटरफेस सही नहीं था। वो ऐसा इंटरफेस था जैसे टैबलेट पे चलने वाला कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो पीपल ओके। बिकम कंफ्यूज। आप देखिए विंडो 7 सक्सेसफुल रही, बहुत चली। विंडो 7 फिर ये विंडो 10 लेकर आए। अच्छा, विंडो 10 जो है ना वो बेसिकली विंडो 7 और 8 का कॉम्बिनेशन था। विंडो 7 जो है वो बेसिकली विंडो हम्म। सेवन और 8 का कॉम्बिनेशन था। विंडो 8 इटसेल्फ नहीं चली क्योंकि उसका यूजर इंटरफेस इतना अच्छा नहीं था।
इसी वजह से लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मार्केट में ये नहीं चली। तो वो ये कह रहे हैं कि ये भी असेस करें कि यूजर इंटरफेस कैसा है, ईज ऑफ यूज कितना है, सर इंट्यूटिव। क्वेश्चन है, हाँ सर बोलो। माइक्रोसॉफ्ट को यूजर यानी रिजेक्ट कैसे कर सकता है? आई मीन सारे काम तो नहीं माइक्रोसॉफ्ट में काम होते हैं, नहीं, सुने सुने, तो देखिए आपने कहा, रिजेक्ट कैसे होता है? आपने खुद ही तो बता दिया मुझे कि आपने विंडोज 7 यूज किया है, विंडो 8 तो आपने यूज ही नहीं किया। हाँ। उसका रीजन यही है ना कि विंडो 8 पॉपुलर ही नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि विंडो 8 लॉन्च किया लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इतना अच्छा वो वर्जन नहीं था, उसका यूजर इंटरफेस का बहुत इशू था। तो लोग विंडो 7 यूज करते रहे। फिर इन द मेन टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने फिर विंडो 10 लॉन्च कर दी ना। अब 10 को लोगों ने एक्सेप्ट कर हम्म। लिया। अभी तक लोग 10 यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी विंडो 11 पे स्विच नहीं हुए, क्योंकि विंडो 10 उनकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। तो जब तक विंडो 10 की सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट खत्म नहीं कर देता ना, तब तक लोग यूज करते रहेंगे। लोगों ने तो और विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट खत्म क्यों नहीं कर रहा? किसको, विंडो 10 को? हाँ। हाँ, उसके पीछे रीजन है ना कि अभी बहुत लोगों के जो हार्डवेयर है ना, वो अपग्रेडेड नहीं होते। वो बहुत हार्डवेयर चेंज करना बड़ा एक्सपेंसिव होता है। फर्ज करो, जब विंडो 10 में, अब विंडो 11 की जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो वो अभी लोग हम्म। अभी क्योंकि विंडो 10 की सपोर्ट भी चल रही है और विंडो 10 का हार्डवेयर भी अवेलेबल है। ठीक है ना, अगर विंडो 11 की तरफ जाते हैं तो उनको अपना हार्डवेयर भी चेंज करना पड़ेगा, दैट बिकम कॉस्टली। ठीक है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्टेन पीरियड रखा होता है कि कब तक इसको सपोर्ट करना है। मे बी साल 2 साल बाद बोलेंगे अब विंडो 10 हम क्या कहते हैं, फर्दर सपोर्ट नहीं देंगे। ऑटोमेटिकली फिर लोग सोचेंगे हम्म। अब विंडो 11 की तरफ चले जाए। ठीक है, ओके। तो यूजर एक्सपीरियंस का मतलब ये हुआ कि यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मिनिमाइजेस द लर्निंग कर्व एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो सॉफ्टवेयर जितना इजी होगा, इजी टू यूज होगा ना, तो यूजर उसको हम्म। इजीली ऑपरेट कर सकता है। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके बारे में पॉजिटिव होगा। कंसीडर द प्रेफरेंसेस एंड स्किल ऑफ द इंटेंडेड यूजर एंड देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट टू द सॉफ्टवेयर क्विक। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। अब ये आ गया सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी सॉफ्टवेयर की सपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए और वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ताकि आप कंसल्ट कर सकें, रीड कर सकें डॉक्यूमेंट को, उसको रीड करके आप सॉफ्टवेयर को यूज कर सकें। ये पढ़ ले जरा, याद लेकर, यहाँ पर, यहाँ पर। Support document evaluate the level of support provided by the software vendors, include technical assistance, training sources, and documentation. Reliable customer support and readily available documents can greatly assist in the troubleshooting issue and maximizing the software potential. तो सिक्योरिटी क्या समझ में आया आपको? सॉरी, सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट क्या समझ में आया? So basically support और document जितना मुझे समझ आया कि ये लोग सपोर्ट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वेंडर्स या टेक्निकल असिस्टेंट्स को, कि ये लोग अपना जो कस्टमर है उसको और बढ़ा दें, यानी और रिलायबल कर दें। ठीक है मतलब देखिए, ये इसको समझ रहे, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर, आपको सॉफ्टवेयर सेल आफ्टर कर दिया सेल्स। गया, हाँ, आफ्टर सेल सर्विस कह रहे हैं आप। ये वेंडर जो है वो सेल के बाद भी आपको सपोर्ट करेगा, जो भी टेक्निकल इशू है वो उसको रिजॉल्व करवाएगा। ठीक है, हो सकता है फ्री कर दे, हो सकता है कोई पेमेंट ले ले, बट उसकी सपोर्ट हमें अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हमारा सॉफ्टवेयर चलता रहे। और डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट से हम उस सॉफ्टवेयर को रीड करेंगे, हाउ टू रन, हाउ टू ऑपरेट। ये टेक्निकल भी होता है और यूजर मैनुअल भी होता है, ऑपरेटिंग वाला भी होता है। ठीक है, कि ऑपरेट कैसे करना है और टेक्निकल की इसको रिजॉल्व कैसे करना है। समझ आई? हम्म।
अब क्विकली से सिक्योरिटी को देख लेते हैं। यहाँ से Security and accessibility and access of the software security features and measure to ensure data protection and privacy. Look for the features like encryption and access control, uh, authentication mechanism, and compliance with the industry standing or regulation. देखिए, इसको कहते हैं कंप्लायंस, ये है मैकेनिज्म, और ये है अथेंटिकेशन। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर इतना सिक्योर हो कि कोई हैकर इसको एक्सेस ना कर ले, अपने कंट्रोल में न रहे। यार ऐसा द सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फीचर, कि अगर सॉफ्टवेयर किसी और के कंट्रोल में चला गया तो आपके तो पैसा डूब जाएगा ना, सिस्टम बैठ जाएगा, सिस्टम वर्क नहीं करेगा। हम्म, जैसे सम टाइम होता है, जैसे यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के साथ हुआ था। ये के इलेक्ट्रिक का जो हम्म। वेबसाइट है, या उनका जो वेबसाइट वेबल हैक होगी, सारा बिलिंग सिस्टम बैठ गया था। के कौन है? ये रख ये केलर कौन है? के इलेक्ट्रिक कराची इलेक्ट्रिक, जो ओ, कराची इलेक्ट्रिक का मतलब ये कि कराची को सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी। इनकी वेबसाइट जो है ना हैक उसको होगी। हैक कैसे क्यों किया? हैकर हैक कर लेते, लूप होल होते। आपने अक्सर सुना होगा ना हैकिंग, हैकिंग सुना है ना आपने? हाँ सर, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना था इलेक्ट्रिसिटी की स्टेशन के ऊपर कोई हैक करना चाहेगा। नहीं हमें नहीं नहीं, बिजली खुद ही मिल वेबसाइट रहा है। वेबसाइट वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट को। हाँ, वेबसाइट को हैक किया जाता है। देखिए सॉफ्टवेयर वेबसाइट के बीच में तो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना। अगर हम्म। किसी कंपनी की वेबसाइट को हैक कर लिया जाए तो वो पूरी कंपनी डिसफंक्शनल हो जाती है। हम्म। समझ आ रही बात? तो इसलिए हम्म। सिक्योरिटी फीचर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है लुक फॉर फीचर लाइक इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब पता क्या होता है? कि अगर हम डेटा ट्रांसफर करें, ठीक है, तो वो अननोन फॉर्मेट में ट्रांसफर हो। अगर कोई उसको डेटा को एक्सेस भी कर ले तो उसको वो रीड ना कर पाए। आपने वो देखा होगा ना, व्हाट्सएप पे लिखा था ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन, देखा है? हाँ। उसका क्या मतलब है एंड टू एंड यस इंक्रिप्टेड सर। का? हाँ, उसका क्या मतलब है? एंड टू एंड इंक्रिप्टेड का मतलब क्या है, पता है आपको? ये नो सर। व्हाट्स इस पे लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्ट। ये व्हाट्सएप वाले क्लेम करते हाँ। हैं कि जब आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं या व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, तो नोबडी कैन लिसन यू, नोबडी कैन लिसन कैन यू। लिसन यू। मतलब इतना सिक्योर होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब है कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस की टनल के थ्रू डेटा जाता है। अभी एक डिवाइस, यहाँ पे एक टनल बना दी जाती है, टनल से सिर्फ आपका डेटा पास हो रहा है, तो थर्ड पार्टी उसको सुन नहीं सकती। हम्म। ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा सऊदी अरब में और यूएई में व्हाट्सएप चलता है, नहीं। नहीं चलता है। तो सऊदी अरब हम्म। और आप क्या चलता है? हाँ सर, हमारे पास ओमान में चलता है। हाँ ठीक है, लेकिन सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में, यानी कुवैत में, सऊदी अरब में हो गया और दुबई, इनमें व्हाट्सएप ऑडियो कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए वो ईमो यूज करते हैं ज़्यादातर। तो उसकी वजह ये क्या, सिक्योरिटी कंसर्न है। अब ज़ाहिर है लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं जो स्टेट के खिलाफ हो सकती है, इसीलिए उन्होंने वो हम्म। बैन लगाया कि हमें। तो नॉर्मली जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो आपकी हर बात को सुन रहे होते हैं, आपकी हर बात को, ठीक है, सुन रहे होते हैं, मैसेजेस में सुन क्या रहे आ हो रही, तो। हाँ, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, यानी कंट्री की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए कंपनी भी चाहती है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हो वो पूरा सेफ हो, इनक्रिप्टेड हो। एक्सेस कंट्रोल, यानी यूजर को क्या कंट्रोल देना है, रीड ऑनली देना है, यानी आपने सिर्फ दिया उसको, कोई किसी जगह का एक्सेस देना है तो आप वो सिर्फ रीड कर सके, चेंजेस ना कर सके। अथेंटिकेशन का ऑप्शन होना चाहिए, अथेंटिकेशन मैकेनिज्म, यानी आप थराइज अथेंटिकेट कर सकें कि जो रियल यूजर है वही लॉग इन हो रहा है।
कंप्लायंस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और रेगुलेशन। अब कंप्लायंस का मतलब होता है कि जो भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड चल रहे हैं या उन रूल्स के अकॉर्डिंग उसको वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, Okay. अब कॉस्ट को देखें। Cost. Consider the software participating model includes हाँ हाँ हाँ, upfront cost. प्राइसिंग मॉडल, प्राइसिंग मॉडल। Pricing model include upfront cost, license fees, ongoing maintenance or subscription fees, any additional fees associated with the intim- implementation, impli- इम्प्लीमेंटेशन। implementation, customizing or support. Compare the cost against expected value and return to investment ROL the software will provide. नहीं, ये है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा देखें, Return on investment. इसमें बहुत सारी चीज। पहले तो कह रहे हैं कि Mm, कॉस्ट, कंसीडर द सॉफ्टवेयर प्राइसिंग मॉडल, यानी जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले कहते हैं कि जी $100 का सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, ठीक है, $100 mm, का सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अच्छा, तो अगर आप ये कॉस्ट बेयर कर सकते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अपफ्रंट कॉस्ट। ठीक है, जो भी अपफ्रंट कॉस्ट है वो भी इंक्लूड होनी चाहिए। लाइसेंसिंग फीस कितनी है, ऑन गोइंग मेंटेनेंस चार्जेस कितने होंगे, या फिर सब्सक्रिप्शन फीस कितनी हो सकती है। ठीक है, ये मंथली होती है। एनी एडिशनल mm. एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाएं तो उसकी कोई पेमेंट करनी होगी या नहीं करनी, जिनसे आपने सॉफ्टवेयर बनवाया हो, या सपोर्ट चार्जेस क्या होंगे। कंपेयर द कॉस्ट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड। अच्छा, अब हमने एक सॉफ्टवेयर 10 लाख का ले लिया या 1 करोड़ का हमने परचेज कर लिया, तो क्या ये सॉफ्टवेयर Mm. हमें 1 करोड़ से ज्यादा कमा के देगा? इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैंने 1 करोड़ सॉफ्टवेयर पे लगा दिया या 10 करोड़ सॉफ्टवेयर पे लगा दिए, क्या इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से क्या कहते हैं, रिटर्न यानी प्रॉफिट, मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया ना 10 करोड़, तो क्या प्रॉफिट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये सारी चीजें मुझे पहले से स्टडी कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, पैसा तो एक दफा लग गया, क्या कंपनी की एफिशिएंसी इतनी इंक्रीज हो गई है कि जो पैसा लगाया उसको रिकवर किया जा सके। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं, मतलब आप 1 लाख कह लें, 10 लाख कह लें, जो भी आप पैसा लगा रहे हैं उसके ऊपर रिटर्न आना चाहिए। ठीक है, और वो रिटर्न आपके कॉस्ट को कवर अप करे, वरना वो आपके लिए बेकार हो जाएगा। ठीक है, Mm. अब ये देखें रेपुटेशन और रिव्यूज। Reputation and reviews. Research the reputation of the software vendors and read reviews or testimonies from other users or organizations. Assess their track record in delivering quality software, providing update and addressing customer concern. हाँ, तो बेसिकली इसके कहने का मकसद है कि जो जिनसे आप सॉफ्टवेयर बनवाने जा रहे हैं उनकी अपनी रेपुटेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि उनके पास उनके पहले से कस्टमर कितने हैं, बड़े नाम है या नहीं है। ठीक है, अगर वो भी इसी सॉफ्टवेयर वेंडर से सॉफ्टवेयर बनवा के यूज़ कर रहे हैं तब तो उनसे रिव्यू ले लें कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। क्या है, रिसर्च द रेपुटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर वेंडर। पता लगा आपको कोई गलत वेंडर टकरा गया, पैसे भी ले गया, ठीक है ना, आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं दे रहा, तो इससे आपका बहुत लॉस हो जाएगा। एंड रीड रिव्यूज और टेस्टिमोनियल फ्रॉम अदर यूजर ऑर्गन। फाइंड आउट करें, इंटरनेट पे फाइंड आउट करें कि इनके बारे में क्या वो क्या बोलते हैं रिव्यू है। जैसे अक्सर मोबाइल आता है, वो आपने मोबाइल परचेज करना है,
तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाके उसके रिव्यू देखते हैं, ये जो नया मोबाइल आया है, जिन्होंने परचेज कर लिया, जिन्होंने यूज़ किया, उनका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो अगर आपको पॉजिटिव ओपिनियन ज़्यादा मिलते हैं, देन यू बिकम सेटिस्फाई कि आप भी परचेज कर सकते हैं। अब आपकी आपके आपका इंटरेस्ट तो है ना, यू वांट टू हम्म, परचेज दैट मोबाइल, आपको अच्छा लग रहा है, हम्म, लेकिन हमने कहा पैसे खर्च करने से पहले ज़रा रिव्यू चेक कर ले कि ये वाला मोबाइल बेटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारी फंक्शनैलिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो पब्लिक ओपिनियन को आप चेक करते हैं, उससे आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। पता लगा आपने मोबाइल परचेज कर लिया और बाद में पता लगा ये तो उस तरह वर्क नहीं कर रहा है जैसे आप चाह रहे थे, यानी कैमरा अच्छा नहीं है, मेमोरी अच्छी नहीं है, स्लो हो रहा है, whatever, पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। असेस देयर ट्रैक रिकॉर्ड, इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी असेस करें कि कितने उसके कस्टमर हैं। ठीक है, कस्टमर से रिव्यू लें, नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, डिलीवरिंग क्वालिटी सॉफ्टवेयर, तो ये आपको मार्केट से पता लगेगा। प्रोवाइडिंग अपडेट, क्या ये अपडेट प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, एंड एड्रेसिंग कस्टमर कंसर्न, पहले से जो कस्टमर है उनके कंसर्न को भी जाके चेक करें, कहीं ना कहीं से उनसे कनेक्ट हो, उनसे इनके ओपिनियन लें क्या के बारे में, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है सबको आप मतलब देखिए। पॉजिटिव ज़्यादा है इसका मतलब ये बेस्ट कंपनी है, बेटर कंपनी है, नेगेटिव कम है। ठीक है, तो आप इजीली आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर से लेना चाहिए या नहीं लेना। गॉट द पॉइंट। हम्म। अब ये देखें कस्टमाइजेशन इंटीग्रेशन, यहाँ से लिख रहे हैं। Customization and integration determine whether it allows the customer to align with the specific needs or work first. Consider its compatibilities with existing system and the availabilities of integration option with the other tools or platform used in the organization. हाँ देखिए, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको। कस्टमाइजिंग का मतलब है अपने तरीके से डिजाइन करना। नहीं, डिजाइन नहीं करना, चेंजेस को अडॉप्ट करना। मतलब आप डिजाइन तो क्रिएट होता है ना पहले, हम्म, क्रिएट करने के बाद चेंजेस जो करवाई जाती है उसको कस्टमाइजेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या है? नहीं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलाना, ज्वाइन करना, दो चीजों को, दो या दो से ज्यादा चीजों को गैदर करना। समझ ज्वाइन आई। करना। तो कह रहे हैं कि ये फीचर भी हम्म, होना चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, कस्टमाइजेशन, कि अगर कल को कोई चेंजेस आ जाती है, गवर्नमेंट रूल चेंज हो जाते हैं या कंपनी के रूल चेंज है, तो उसके हिसाब से हम उसमें चेंजेस करवा सकें। डिटरमिन वेदर द सॉफ्टवेयर अलाउ कस्टमाइजेशन, यानी ये रिजिड नहीं होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर, क्या रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड पता है क्या होता है, सर। हाँ जिसमें चेंजेस ना अप्लाई हो, रिजिड होती है, रिजिडिटी, सख्त, टू अलाइन विद स्पेसिफिक नीड और वर्क फ्लो, क्योंकि रूल चेंज हो जाते हैं, नए कंपनी के नए रूल आ जाते हैं या कंट्री के नए रूल आ जाते हैं, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को आपको अपग्रेड करना पड़ता है। कंसीडर कंपैटिबिलिटी, अगेन कंपैटिबिलिटी विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, पहले से जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्ड उसके हिसाब से कंपैटिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चेक करना है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑप्शन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये कॉस्ट, ये जो सॉफ्टवेयर बनता है ना, ये डिफरेंट मॉड्यूल में बनता है, उन मॉड्यूल को आपस में इंटीग्रेट करना होता है, मिलाना होता है या ज्वाइन करना होता है। पहले एज ए मॉड्यूल तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जब इंटीग्रेट किया तो उन्होंने काम ही नहीं किया। ये चीज भी देखनी चाहिए कि डिफरेंट मॉड्यूल जो है वो वर्क टुगेदर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऑप्शन विद अदर टूल प्लेटफॉर्म यूज इन द ऑर्गेनाइज, या ऑर्गेनाइजेशन में अदर टूल यूज हो रहे हैं या अदर कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, उसके साथ उसको इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, हम्म, अब ये क्विकली पढ़ लें, फ्यूचर डेवलपमेंट एंड रोड मैप।
future development and roadmap. Eventually, the software vendor commits to ongoing development, update, and enhancement. Look for a clear roadmap that the vendor's plan for the future and improve and software. हम्म, क्या ये फ्यूचर डेवलपमेंट रोड मैप क्या माइंड मैप की तरह है? हाँ सर आप उसी को समझ रहे। तो उनके कहने का मकसद ये है कि फ्यूचर में कोई चेंजेस आ जाती हैं, मेजर चेंजेस आ जाती हम्म। हैं, ठीक है। तो हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि उन डेवलपमेंट को, उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले या परफॉर्म कर ले। रोड मैप कहते हैं डायरेक्शंस को, ठीक है। पहले से पता होना चाहिए कि हम आगे का 5 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे होगी ना। एवेल्युएट द सॉफ्टवेयर वेंडर कमिटमेंट ऑन गोइंग डेवलपमेंट, यानी इसका मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, क्या ये 5 साल बाद भी अवेलेबल होगा या नहीं। हम्म। क्योंकि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। पता लगा 5 साल बाद वो सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको अवेलेबल ही नहीं है। अब आपको पैचेस करवाने हैं, चेंजेस हम्म। करवानी है, जिनसे बनवाया था वो सॉफ्टवेयर हाउस बंद करके चला गया, क्या वो अपडेट के लिए अवेलेबल होगा। एंड एनहेंसमेंट, look for a clear roadmap that demonstrate the vendor plan for future feature improvement and support। यानी वेंडर जो आपको कह रहा है कि 10 साल बाद भी हम होंगे, तो ये चीजें आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी। क्या ये कोई ऐसी कंपनी है कि 10 साल चल सके, ठीक है। 10 साल आप इसका बैक ट्रैक रिकॉर्ड देखें, देखिए बाकी जो कस्टमर है क्या उनको ये सपोर्ट कर रहा है, अपडेट दे रहा है। ये कंपनी कितनी पुरानी है, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कितने साल हो गए। तो ये चीजें आपको पहले से हम्म। असेस कर लेनी चाहिए। समझ आ गई बात। हम्म। आप ये जरा देख लें। Be careful considering these factors. Individual and organization can select software that aligns with their needs. Maximizing productivity ensures compatibility and provides a positive user experience. It is often beneficial to improve key holders, conduct trials or demo, and seek experts' advice to recommend when making a software selection. अच्छा ये आप कहाँ पढ़ रही थी। देखिए कह रहा भाई केयरफुली कंसीडरिंग दीज फैक्टर के, अभी जो 1 से लेकर 10 फैक्टर पढ़े हैं ये उनकी बात करें। इंडिविजुअल एंड कैन सेलेक्ट सॉफ्टवेयर दैट अलाइन विद देयर नीड। पहले तो आपने देखें आपका जो आप सॉफ्टवेयर परचेज करने जा रहे हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होता है पता है आपको, Mm, एनी आइडिया। sir, productivity का मतलब यानी some kind of multitasking. नहीं, प्रोडक्टिविटी का मतलब है लेस इनपुट मोर आउटपुट, यानी Oh. लेस टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करना। तो मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी या वर्स हो जाएगी। इंश्योर कंपैटिबिलिटी, एग्जिस्टिंग सिस्टम जो चल रहा है उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। एंड प्रोवाइड अ पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस, और यूजर जो इसको यूज करेगा उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ना बोलेगा यार ये तो पुराना अच्छा था नया बेकार है। इट इज ऑफन बेनिफिशियल टू इन्वॉल्व की स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कहते हैं जिनका आपकी कंपनी में कंसर्न होता है, जैसे शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, मैनेजर, ये शेयर होल्डर, ये स्टेक होल्डर है। स्टेक कहते हैं इंटरेस्ट को। कंडक्ट ट्रायल्स और डेमोज, पहले चलाने से पहले उसका ट्रायल कर लें, फुली इंस्टॉल करने से पहले या फुली यूज करने से पहले उसके ट्रायल ले लें, डेमोज ले लें। एंड सीक एक्सपर्ट एडवाइस, और किसी एक्सपर्ट को बुलाएं उसकी एडवाइस को देख करें कि भाई ये सॉफ्टवेयर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। और रिकमेंडेशन व्हेन मेकिंग सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, रिकमेंडेशन रिटर्न में होनी चाहिए, पता लगे कि बाद में सब मुकर जाएंगे कि हमने तो रिकमेंड नहीं किया था आपने खुद ही चूज कर लिया। Mm. ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा इसका मतलब हाँ. पता है डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट। Demonstrate यानी demonstration करना. मतलब शो करना,
ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट आपके सामने पुट अप करना, डेमोन्स्ट्रेट द वेंडर प्लान फॉर फ्यूचर फीचर। यानी आपके सामने शो होने चाहिए जो भी उसके वेंडर के प्लान है इन फ्यूचर, कि वो आपको अवेलेबल होगा या नहीं होगा, सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, हम्म। तो ये आपका यूनिट 1 खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 शुरू करेंगे, नेटवर्क्स। ठीक है, आपका एक टॉपिक 1 या यूनिट 1 जो है ना वो खत्म हो गया। हम्म। तो काफी है आज के लिए, यस सर। कल फिर इंशाल्लाह यूनिट 2 शुरू करेंगे। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।